दोस्तों आलोक लॉ क्लासेस से मेरे प्रणीत पाराशर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इस सेक्शन को मैंने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को मैंने पिछले वीडियो में कुछ ग्रुप ऑफ सेक्शंस में डिवाइड किया है। इसमें आज हम जिन सेक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं उसमें सेक्शन 191 और सेक्शन 192। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 191 की। सेक्शन 191 है मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना, जब आप इसको बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो इसे पैराग्राफ के बेसिस पे दिया हुआ है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं, धारा पूरी कवर होगी उसमें। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति, सबसे पहले हमें ये देखना है, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे रहा है वो व्यक्ति शपथ द्वारा या विधि के दूसरे उपबंधों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से ऐसा कथन करने के लिए या सत्य कथन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जो व्यक्ति मिथ्या कथन कर रहा है उस व्यक्ति को शपथ द्वारा या विधि के दूसरे उपबंधों द्वारा सत्य कथन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। दूसरी बात, वो कैसा कथन करे, जो कथन मिथ्या हो या जिसके मिथ्या होने का वो ज्ञान या विश्वास रखता हो। ठीक है। एक बात और है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैंने बताई, वो कथन मिथ्या हो या मिथ्या कथन होने का वो ज्ञान या विश्वास रखता हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे ये पता हो, ये विश्वास करता हो कि जिस कथन को वो कर रहा है वो सत्य नहीं है, माने उसकी सत्यता पर उसको विश्वास नहीं होना ना हो और फिर कथन कर रहा हो। देखो, ऊपर की दो बातें तो आपको समझ में आ गई, कथन मिथ्या हो या ऐसे ज्ञान या विश्वास से हो जो जिसे जानता है कि वो मिथ्या है। ये तीसरी बात है कि उसे सत्यता में विश्वास नहीं है फिर भी कथन कर रहा है। किस रूप में? सत्यता के रूप में। और ऐसा सत्य कथन करने के लिए, जैसे मैंने बताया, वो विधि के दूसरे उपबंधों में या फिर शपथ द्वारा आबद्ध हो। ठीक है। ऐसी कंडीशन में वो मिथ्या कथन करता है, यह कहा जाएगा। इस धारा के अंदर दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उन दो स्पष्टीकरणों में सबसे पहला स्पष्टीकरण यह कहता है कि इस धारा के अंतर्गत सिर्फ मौखिक कथन को शामिल नहीं किया गया है, मौखिक कथन से अन्यथा कथन भी शामिल हैं, जैसे लिखित कथन या सांकेतिक रूप से कोई कथन करता है वो आदि। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अनुप्रमाणित करता है, जो अनुप्रमाणन करता है, ठीक है ना, वो किसी कथन को अनुप्रमाणित करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब अनुप्रमाणन करे तो अपने विश्वास के बारे में उसे दो बातें हों, या तो वो जिस कथन को विश्वास से बोल रहा है या जिस कथन का विश्वास से अनुप्रमाणन कर रहा है उसमें वो विश्वास ना रखता हो। दूसरी बात, जिस कथन का वो अनुप्रमाणन कर रहा है, इसकी सत्यता का, उसके सत्यता के बारे में उसको ज्ञान ना हो और फिर ऐसा अनुप्रमाण कर रहा है कि उसको ज्ञान है, या विश्वास की दशा में ऐसा अनुप्रमाण कर रहा है कि उसको विश्वास है। इस तरह से ये पूरी धारा कवर अप होती है। मैं एक समरी करूं तो मैंने आपको शुरुआत में पहला पॉइंट बताया कि जो व्यक्ति मिथ्या कथन करता है वह शपथ द्वारा या विधि के दूसरे उपबंधों द्वारा ऐसा सत्य कथन करने के लिए विधिता आबद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, जिस कथन को वो कर रहा है वो कथन मिथ्या है, ये वो जानता हो या मिथ्या होने का विश्वास या कारण रखता हो। तीसरी बात, वो कथन सत्य है, इस कथन के सत्यता पर वो विश्वास न रखता हो और कथन किस तरह प्रकार कर रहा है कि वो सत्य कथन है। ठीक है। इस प्रकार किया हुआ कथन मिथ्या कथन या मिथ्या साक्ष्य देना कहलाता है। इसके स्पष्टीकरण में पहला स्पष्टीकरण वो सामान्य सा है कि जो कथन किया जा रहा है वो कथन मौखिक से अन्यथा भी हो सकता है। और दूसरा अनुप्रमाणन के बारे में, जो व्यक्ति अनुप्रमाणित करता है किसी चीज को, वो ये विश्वास है उसको कि वो सत्य नहीं है और सत्यता से भी उसका अनुप्रमाणित कर रहा है उसे। और दूसरी बात, उसे ये ज्ञान है कि वो जो कथन कर रहा है वो सत्य नहीं है और
फिर ऐसे कथन का अनुपालन कर रहा है, उसको भी इस धारा के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा। अब इसके 5 एग्जाम्पल हैं इस सेक्शन में। पहला एग्जाम्पल है कि Z के विरुद्ध B न्यायसंगत दावे के समर्थन में ए शपथ पर कथन मिथ्या कथन करता है कि उसने Z को B के दावे का न्यायसंगत B का दावा न्यायसंगत है ऐसा स्वीकार करते हुए सुना है। यहां ए मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी है। बात समझिए, एग्जाम्पल में ये कहना चाहता है कि Z है जो B के विरुद्ध एक न्यायसंगत दावा करता है। B के विरुद्ध, सॉरी, Z के विरुद्ध B, माने B कोई पैसा लेना है, 1000 रुपए, मान लीजिए 1000 रुपए B को Z से लेना है, इसलिए B एक न्यायसंगत दावा कर रहा है। इस दावे में A आता है और A कथन करता है कि मैंने सुना है कि Z को B के दावे का न्यायसंगत जो दावा है वो उसने स्वीकार किया है। वो Z जानता है कि मेरे को 1000 रुपए देने हैं और ये वो मिथ्या कथन करता है इस बारे में, तो कहा जाएगा कि ये मिथ्या कथन का दोषी है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए जो शपथ पर सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है। जैसे मैंने बताया, जो व्यक्ति मिथ्या कथन कर रहा है वो शपथ पर आबद्ध होना चाहिए, तो यहाँ वो शपथ पर आबद्ध है। कौन? ए। किस बात के लिए? कि वह अमुक हस्ताक्षर को विश्वास से बताए कि वो Z के हैं। ठीक है ना। ये विश्वास न रखते हुए, अब वो किस बात के लिए आबद्ध है कि वो ये बताए, भाई आपको विश्वास है, आपने देखा है, आप जानते हो ये हैंडराइटिंग या सिग्नेचर किसी दूसरे व्यक्ति के, Z के हैं। ये क्या करता है? ये विश्वास न रखते हुए कि वो Z के हस्ताक्षर हैं, मिथ्या कथन करता है, तो कहा जाएगा वो मिथ्या साक्ष्य देता है। तीसरा एग्जाम्पल आता है कि ए Z के हस्तलेख को साधारण रूप से जानता है। ये जो एग्जाम्पल है वो बाकी एग्जाम्पलों से अलग है। अब इसमें कुछ बातें आपको पकड़नी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले वो बोलता है कि ए Z के हस्तलेख के बारे में साधारण रूप से जानता है, बहुत विशेष जानकारी उसको नहीं है, लेकिन क्या करता है? सद्भावपूर्वक, इंटेंशन आया उसका, सद्भावपूर्वक कहता है कि उसका विश्वास है कि वो हैंडराइटिंग Z की है। यहां जो उसका विश्वास है वो सत्यता के बारे में है, यहां उसका विश्वास सत्यता के बारे में है, और जो वो कथन कर रहा है वो सद्भावपूर्वक कर रहा है, इसलिए यहां Z के विश्वास के संबंध में सत्यता है। और फिर यदि वह Z के हस्ताक्षर न भी हो तब भी ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें ए मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी नहीं है। दो बातें हुई, एक तो ये कि वो कथन जो कर रहा है वो साधारण स्वरूप को जानता है और उसमें विश्वास रखते हुए वो कथन कर रहा है, तो जो कथन है वो उसके विश्वास की सत्यता के बारे में है। उसने बोला कि मेरे को साधारण स्वरूप से मालूम है, और सद्भावना पूर्वक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हैंडराइटिंग किसकी है? Z की है। ठीक है ना। तो दो बातें हो गई, इंटेंशन भी उसका सद्भावपूर्वक है, दूसरी बात ये है कि जो कथन है वो एक ही विश्वास के संबंध में सत्य है, ये बताया जाता है। तो क्या कहा जाएगा कि ए मिथ्या साक्ष्य का दोषी नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। ए जो शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए विदिता आबद्ध है। सुनना, ए जो शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए विदिता आबद्ध है, बिना किसी ज्ञान के कहता है कि Z एक विशिष्ट दिन विशिष्ट स्थान पर था। देखिए बात कितनी इंपॉर्टेंट है। शपथ पर सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है और वो बिना ज्ञान के ही कहता है कि ए किसी विशिष्ट स्थान पर और विशिष्ट दिन उपस्थित था। यहां मान लीजिए Z उस विशिष्ट दिन उस विशिष्ट स्थान पर हो भी, तब भी ए मिथ्या साक्ष्य का दोषी है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, बिना ज्ञान के उसने ये शपथ पूर्वक सत्य कथन कर रहा है ये कहते हुए कहा, इसलिए उसे एग्जाम्पल 4 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी ठहराया जाएगा। अब जो 5वां एग्जाम्पल है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम लोग ये कोर्ट में देखते हैं और बाकी हम लोग सुनते हैं कि जो ट्रांसलेटर होते हैं या जो आपका दो भाषाओं को जानने वाला, किसी एक भाषा दूसरी भाषा में जो किसी बात को समझाता है या
उसका अनुवाद करता है। ऐसे जो अनुवादक होते हैं वो अगर कोई बात गलत बोलें तो आईपीसी कौन सी धारा के अंतर्गत, या कोई बात सत्य बात को गलत ढंग से बताएं तो आईपीसी किस धारा के अंतर्गत आएंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 आपको बताएगा कि वो मिथ्या साक्ष्य देने के दोषी होंगे। मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक द्विभाषीय या अनुवादक जो शपथ द्वारा किसी कथन या दस्तावेज का यथार्थ भाषांतरण का मतलब जैसा है वैसा का वैसा उसको ट्रांसलेट करने का, माने उसकी भाषा को बदलने का या अनुवाद करने के लिए आबद्ध है। ये ठीक है ना। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, यथार्थ भाषांतरण और अनुवाद न होने का विश्वास रखते हुए, इस बात का उसको विश्वास है कि जो मैं अनुवाद कर रहा हूं वो यथार्थ, और इस बात को उसको विश्वास नहीं है कि जो अनुवाद कर रहा है या भाषांतरण कर रहा है वो सत्य है, और उससे प्रमाणित कर देता है कि वो सत्य है। ठीक है। यहां जो द्विभाषीय अनुवादक है वो किसका दोषी होगा, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। ये मिथ्या साक्ष्य देने वाली पूरी धारा हुई, उसके 5 एग्जाम्पल में डिस्कस किए। अब हम धारा 192 पे आते हैं जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने को बताता है। अब जैसे इसमें डिफरेंस लोग पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप धारा को पढ़ोगे आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना आपने पढ़ा, अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ने को पढ़ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है उसका इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन यह है कि वो किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाए। कैसी परिस्थिति में आपको बताऊंगा। किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, पुस्तक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक कोई अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि करता है। या तीसरी बात, मिथ्या प्रविष्टि या कथन को अंतर्विष्ट करने वाला दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, किसी परिस्थिति को अस्तित्व में ला रहा है, नंबर 1, किसी पुस्तक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि करता है, नंबर 2, नंबर 3, मिथ्या प्रविष्टि या कथन को अंतर्विष्ट करने वाले किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रचता है। ये 3 काम कोई व्यक्ति किस आशय से करता है, उस व्यक्ति का आशय हो जो इन 3 कामों करता है कि ऐसी परिस्थिति, मैंने जो आपको बताया नंबर 1 पॉइंट, मिथ्या प्रविष्टि नंबर 2 पॉइंट, या मिथ्या कथन, ठीक है ना, तीसरी बार का किसी न्यायिक कार्यवाही में या किसी लोक सेवक या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में उसका उपयोग किया जाए। और उपयोग करने के साथ साथ क्या, और उक्त साक्ष्य के आधार पर ऐसे न्यायालय की, ऐसे लोक सेवक या मध्यस्थ करने वाले ऑफिसर की क्या करें, साक्ष्य के आधार पर ऐसी राय भी बना दी जाए। और परिणामतः क्या हो, परिणामतः किसी बात के संबंध में उस व्यक्ति की गलत राय बन जाए। गढ़ दिया ना उसने मिथ्या साक्ष्य को। आ गई बात समझ में। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। उसने एक ऐसी परिस्थिति अस्तित्व में ले आया, या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज में ऐसी मिथ्या प्रविष्टि करके, या फिर उसमें मिथ्या प्रविष्टि कथन करके उसको ऐसा रच दिया कि जो न्यायिक कार्यवाही हो रही है या लोक सेवक या मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही हो रही है उसमें उस व्यक्ति की गलत राय बन जाए। जो उसने साक्ष्य दिए उसके आधार पर राय बने, गलत राय बने, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। ठीक है। इसमें भी 3 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है, ए जेड के बॉक्स में कोई वस्तु इस आशय से रखता है कि जब वो बॉक्स मिले तो ये राय बने कि जेड ने उस वस्तु की चोरी की है। यहां ए ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। दूसरी बात सुनिए, कोई दूसरा एक दुकानदार है ए, वो अपने लेखा बहियों में, अपने अकाउंट में एक मिथ्या प्रविष्टि करता है और यह सोचते हुए करता है कि जब न्यायालय में इसे संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो न्यायालय इस मिथ्या प्रविष्टि के आधार पर अपनी गलत राय बनाएगा और गलत निर्णय करेगा। यहां पर भी ए ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। तीसरा एग्जाम्पल भी मिलता जुलता सा है। ए जेड को किसी आपराधिक षड्यंत्र में फंसाना चाहता है, किसी आपराधिक षड्यंत्र में दोषित कराना चाहता है। इस उद्देश्य से वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जेड की हैंडराइटिंग में तैयार करता है
जिसमें जेड अपने सह अपराधी, जो अपराधी षड्यंत्र में उसका सह अपराधी है, उसके साथ कोई संबोधन कर रहा है, उसको संबोधित कर रहा है, ऐसा बताता है। ठीक है ना। जेड ने अपराधी षड्यंत्र के सह अपराधी को संबोधित करते हुए कोई ऐसा कोई उसकी हैंडराइटिंग में लिखता है, जिससे क्या हो कि जेड को आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में दोषी सिद्ध कराया जाए। ठीक है। और उसे उस हस्तलेख को या उस पेपर को ऐसे स्थान पर रख देता है जहां पुलिस को तलाशी में वो मिल जाए। यहां इन्हें मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। ओके। ये दो धाराएं क्लियर करती हैं, वहां मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, या वो परिस्थितियां डेवलप कर देना, या ऐसे राय बना देना न्यायालय की कि उस गलत राय पे वो निर्णय करे। ठीक है ना। पूरे सर्कमस्टांसेस तैयार कर दिए उसने कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है, ऐसा अपराध साबित हो जाए। ठीक है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी ठहराया जाएगा। ये दोनों धाराएं एक तरह से एक्सप्लेन करती हैं दो बातों को। यह दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए दंड के प्रावधान के लिए कल हम नए वीडियो में इन सबके दंड को पढ़ेंगे और साथ में दंड की गंभीरता के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके।